मैं जब भी घर से बाहर निकलती तो बुर्का पहनकर निकलती थी क्योंकि मेरा अब्बा मौलवी था और मैं पर्दा करती थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक बार अमीर खानदान से मेरा रिश्ता आया तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग पर्दा नहीं करते थे। लड़की को जिद हो गई कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, जिससे मेरा रिश्ता पक्का हुआ। वो यतीम और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला शरीफ लड़का था। ऐ निकाह वाले दिन मुझे इस अमीर लड़के ने अगवा कर लिया और फिर कई महीनों तक मेरी इज्जत लूटता रहा। और फिर एक दिन मैं मौलवी साहब की बेटी एक अमीर ज़ादे को पसंद आ गई। इसने इमाम साहिब के घर रिश्ता भेज दिया, लेकिन इमाम साहिब की बेटी ना मानी। अब अमीर ज़ादे ने इनसे बदला लेने के लिए ऐसा क्या किया कि इमाम साहब की बेटी उम्मीद से हो गई। मैं एक जेलर था, मेरी ड्यूटी खवातीन की जेल में लगाई गई थी। वैसे तो मेरा पाला रोज ही किसी न किसी मुजरिम से पड़ता, लेकिन मेरी जिंदगी का ये केस सबसे बड़ा, मुख्तलिफ और अनोखा था। आज सुबह से ही जेल की ड्यूटी सख्त कर दी गई। हमें भी हाई अलर्ट का हुक्म दिया। मैंने भी अपनी जेब से सिगरेट निकाला और होंठों पे लगा लिया कि जब एक मुजरिम को लाया गया। इसे हाथों में जंजीरें पहनाई हुई थी, पाँव में लोहे के कड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, नंगे पाँव जेल की राहदारी पर चल रही थी। 2 लेडीज कांस्टेबल इसके आगे थी और 2 इसके पीछे। एक लेडी पुलिस ऑफिसर इस औरत के साथ चल रही थी। मेरे सामने वाली जेल की एक कार कोठरी में ले जाकर इसे फेंका गया। फिर वो ऑफिसर मेरे पास आकर खड़ी हो गई, कहने लगी, अशरफ, इस औरत का खास ख्याल रखना, बड़ी खतरनाक मुजरिम है। मैंने एक नजर फिर से इस औरत पर डाली थी जो बेहद हसीन थी, लेकिन इसकी आंखों में वहशत और नफरत थी और न जाने क्या कुछ था। इसकी आंखों के डोरे यूं सुर्ख थे जैसे इनमें खून उतरा हुआ हो। वो एक 22 साल लड़की थी और थी भी पेट से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खतरनाक मुजरिम समझा जा रहा था। बहरहाल मेरा काम वहाँ कैदी औरतों पर नजर रखना था, और वो औरत जिस कदर हसीन गुस्सा रखती थी, मैं तो शायद इससे नजरें हटाना नहीं चाहता था। मैंने एक और सिगरेट निकाली और एन उसी वक्त काल कोठरी के सामने कुर्सी रख कर बैठ गया। वो भी जेल की दीवार के साथ लग कर बैठ गई। इस उजड़े से होलिये में वो लड़की और भी कमाल का हुस्न रखती थी। मैं सोचने लगा, न जाने इसने ऐसा भी क्या जुर्म किया है, लेकिन ये राज भी मेरे सामने ज्यादा देर तक राज ना रहा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब रात के आखिरी पहर इस लड़की ने जेल के अंदर मौजूदा पानी वाले मटके से पानी पिया और वजू करने लगी। अपनी वर्दी की सफेद चादर अपने सर पर ओढ़ी और इसने मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगी, किबला किस तरफ है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बताया। इसने एक पुरानी बोरी उठाई जो इसी जेल में मौजूद थी और जाए नमाज की तरह बिछाया और नमाज पढ़ने लगी। इसके बाद आंखें बंद किए बड़ी खामोशी से कलाम पाक की सूरतें पढ़ने लगी। मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था। खैर, अगले रोज ही एक साथी लड़की उसे इंटरव्यू लेने आई थी। मुझे असल तो इस मुजरिम लड़की के हुस्न ने मुतासिर किया था, इसलिए मेरे कान ही खड़े हो गए। अब पता तो चले कि इस नाजुक से दिखने वाली लड़की ने आखिर क्या किया। इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने अपने सवालों का सिलसिला शुरू किया। जैसे जैसे वो लड़की जवाब दे रही थी, मेरे होश उड़ रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इमाम साहिब की बेटी थी। इस लड़की ने कहा कि आपका नाम क्या है? इसने जवाब दिया कि मुकद्दस। और वालिद क्या करते हैं? इस सवाल पर पहले तो वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस भर के बोली, कहने लगी, इमाम मस्जिद है। ये जवाब सुनकर जितनी हैरत मुझे हुई थी उतनी ही उस साफी लड़की को हुई थी। फिर साफी लड़की ने इस लड़की से कहा कि तुमने कत्ल क्यों किया? वो इतनी बेदर्दी से सवाल पर इस लड़की की आंखों में अजीब से देखने लगी और कहने लगी, मेरा बस चलता तो मैं इस शख्स के टुकड़े करके चील कव्वों को खिला देती, लेकिन इससे पहले ही वो मर गया। कमीना, इसे कह के इस लड़की ने अपने बराबर खड़ी दीवार पे थूक दिया। साहबी लड़की ने कहा, जानती हो जिसे तुमने कत्ल किया वो शहर के मुअज़्ज़िज़ अमीर घराने का चश्मो चिराग था। वो लोग तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। इस पर वो लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी, कोई नई बात करो, ऐसा कौन सी पहली बार हो रहा है? अक्सर इन अमीरों की ज्यादती का निशाना हम गरीब ही तो बनते हैं। मुझे अब फांसी पे भी लटका दिया जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। इस साफी लड़की ने कहा। वो अपनी कहानी उसे सुनाते हुए, हो सकता है कि इसकी मदद कर दे। जब इस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चले मैं आपको मुकद्दस की कहानी सुनाता हूँ। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि घर का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। मैं इस वक्त किचन में खाना
बना रही थी। सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं सहन में आ गई। मेरे वालिद साहब भी घर पर नहीं थे और ये वक्त इनके घर आने का ना था। मैंने अपने सर पर चादर लिपटी और घर के मेन दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा कौन, तो एक मर्दाना आवाज आई और कहने लगा कि दरवाजा खोल दें, इमाम साहब के लिए राशन लेकर आया हूँ। मैंने कहा वो अभी घर पर नहीं है, इसलिए आप तशरीफ ले जा सकते हैं। वो कहने लगा मैं मलिक साहब के घर से आया हूँ, मैं इनके ड्राइवर हूँ, अब दरवाजा खोलें और राशन ले लें, मैं वापस चला जाऊंगा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। जब मैंने कह दिया कि मेरे वालिद साहब घर पर नहीं हैं, तो क्या जवाब बनता था कि वो मुझसे बहस करे। मैंने गुस्से से कहा कि सुनाई नहीं देता आपको, इमाम साहब घर पर नहीं हैं और मैं ये दरवाजा किसी अजनबी के लिए नहीं खोलती। मैं ये अभी बात कर ही रही थी कि पीछे से एक जवान मर्द की आवाज मेरे कानों से टकराई। क्या बात है, किससे बहस कर रहे हो? साहब जी, इमाम साहब की बेटी है शायद। मैंने कहा कि दरवाजा खोलो और राशन ले लो। अब बार बार तो मैं यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन ये मोहतरमा दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। इस ड्राइवर ने शायद अपने मालिक से ये बात की थी। कुछ ही देर में वो नौजवान शायद दरवाजे के पास आ गया। मुझसे कहने लगा कि देखो बीबी, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि बार बार आपके घर का दरवाजा खटखटाते रहें, आपकी मिन्नत समाजत करते रहें। सामान के लिए आप दरवाजा खोलें ताकि सामान अंदर रखवा दूं। मैंने कहा आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप सामान गेट के बाहर रख दें, आपके जाने के बाद मैं खुद उठा लूंगी, लेकिन मैं दरवाजा किसी भी अजनबी के लिए नहीं खोलती। यही बात सुनकर वो कहने लगा बड़ी अक्कड़ है इस लड़की में, कोई जरूरत नहीं इनके घर राशन देने की। ये कह के कुछ ही देर बाद मुझे गाड़ी के आगे जाने की आवाज आई। मैं भी अंदर किचन में चली गई। अजीब बदतमीज सा शख्स था, औरतों से कैसे बात करते हैं जरा भी तमीज नहीं थी। मैं एक शरीफ पर्दा करती थी, इसलिए किसी भी अजनबी के लिए मैंने तो आज तक दरवाजा नहीं खोला था। घर पर मैं और मेरे वालिद अकेले ही होते थे। अब जब घर पर नहीं होते तो मैं किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी और आज भी यही हुआ था। सारा मोहल्ला जानता है इस बात को कि मैं शरीफ पर्दा करती थी, इसलिए सब लोग इस बात का खास ख्याल रखते थे। असर की नमाज के बाद जब वालिद साहब घर आए तो मैंने इन्हें बताया कि कोई मलिक साहब का ड्राइवर आया था और मुझे कह रहा था कि दरवाजा खोलो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे वालिद साहब कहने लगे अच्छा ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं मलिक साहब से कह दूंगा कि अपने ड्राइवर को उस वक्त भेजें जब मैं घर पे मौजूद हूँ। इसके बाद मलिक साहब खुद राशन वालिद साहब को दे गए थे। इस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे वालिद साहब ने कहा कि मलिक साहब के घर कुरान खानी है और वो चाहते हैं कि खवातीन में दुआ तुम करवाओ। अक्सर मैं कुरान खानी की दावत पर चली जाती थी, लेकिन मेरी एक शर्त होती थी कि वहाँ किसी भी मर्द का गुजर ना हो। मैंने कहा कि मुझे जाने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं अमीर घरानों में पर्दे का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। मेरे वालिद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, खवातीन का अलग से ही इन्होंने इंतजाम किया हुआ है, तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं अब्बा के साथ ही मलिक साहब की गाड़ी में बैठ के इनके घर गई थी। बुर्खा निकाब पहनकर मैं मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी। ड्राइवर के साथ एक नौजवान ड्राइवर की बराबर वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था और मैं वालिद साहब के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी पे सफर के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे वो नौजवान सामने फ्रंट शीशे से मुझे ही देख रहा था। हालांकि मैं मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी, पर्दे में थी, लेकिन इसकी नजरें मुझ पे अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये सफर भी खत्म हुआ। हम मलिक साहब के घर गए तो मुझे इन्होंने घर के लॉन्च के अंदर भिजवा दिया। वहाँ सिर्फ खवातीन का इंतजाम था। मैं हाफिज कुरान थी, इसलिए खत्म कुरान की दावत मैंने ही पढ़ी थी, वो दुआ भी मैंने ही मंगवाई थी। दुआ के बाद खवातीन में खाने का शोर सा उठा था। तमाम मर्द हजरात इस वक्त बाहर मौजूद थे और वहीं मर्दों की कुरान खानी और खाने का इंतजाम था। किसी भी मर्द को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। खैर, खाने के दौरान जब मुलाजमा ने मुझे जूस पकड़ाया तो इसके हाथ से जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया। मेरा पूरा बुर्का जूस से भर चुका था। मुलाजमा माजरत करने लगी और मुझे कमरे में ले गई। कमरे के दरवाजे के पास ले जाकर कहने लगी कि बीबी जी आप अंदर जाकर अपना बुर्का साफ कर लें। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई और फिर दरवाजा बंद किया और सीधी वॉशरूम में चली गई। अपने बुर्के के जिस हिस्से पर जूस गिरा था इसी को मैंने पानी से धोया क्योंकि वो जूस से भर चुका था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर एक कमरे में एक नौजवान को देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। हालांकि वहाँ तो यही कहा गया था कि कोई भी मर्द घर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद नहीं था।
था। फिर कैसे वो मुलाजमा मुझे एक ऐसे कमरे में छोड़कर जा सकती है जहाँ पर पहले ही एक नौजवान मौजूद था। खैर, मैं इस वक्त निकाब के बगैर थी। इस नौजवान को देखते ही मैं ख्वास बाख्ता से हो गई। फिर मैंने फौरन से अपना रुख बदल लिया। मुझे लगा कि वो शख्स अचानक कमरे में आया है। जो कुछ हुआ ये इत्तफाकिया था, बचाए कि वो शख्स कमरे से बाहर निकल जाता। फौरन मेरे पर्दे का एहतराम करता वो चलता हुआ मेरे पास आ गया। मेरी तो जान ही निकल गई। कहने लगा, इस दिन तो तुम बहुत अकड़ के बात कर रही थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी, बड़ी बापर्दा खातून बनी हुई थी। मैं उसी दिन सोच चुका था कि तुम जैसी पर्दा नशीनों को एक दिन बिना पर्दे के जरूर देख लूंगा। देख लो, आज तो मैंने तुम्हें देख ही लिया। और मैं समझी वो शख्स मलिक साहब का बेटा था। मुझे तो इसकी घटिया सोच पे अफसोस था। मैंने कहा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएं। मैं शरी पर्दा करती हूँ और आपको इस बात का एहतराम करना चाहिए। बजाय इसके वो मेरी बात पे शर्मिंदा होता। वो हंसने लगा, कहने लगा कि अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है तुम्हें, तो क्यों इसको छुपा के रख रही हो? अरे, हसीन चीजों को तो ही देखा जाता है और इससे मजीद दूसरों को दिखाया भी जाता है। और मैं तो वैसे भी एक हुस्न परस्त इंसान हूँ। खूबसूरत चीजों को देखते और सराहने का आदी हूँ। ये कहते हुए इसने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। अब तक तो मैं इसकी सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी। वो ये सारी बातें मेरे अकब में खड़े होके कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे करंट सा लगा। मैं बेख्तियार पलट कर इसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारा। मैंने कहा, तुमने मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी कैसे की? ये कह के मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे इस नौजवान पर इतना गुस्सा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। इसके अंदर जरा भी लिहाज नहीं था। इसे इतनी भी तमीज नहीं थी कि खवातीन से बात कैसे की जाती है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी बहादुरी मुझे एक दिन ऐसे दिखाएगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने गुस्से में आकर मलिक साहब की बीवी को बुलाया और इनको कोने में ले जाकर इनके बेटे की सारी हरकत इनके गोश गुजार कर दी। ये सुनकर मलिक साहब की बीवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा अपने बेटे के कमरे में गई और इसका गिरेबान पकड़कर इसको घसीटते हुए बाहर ले आई और मेरे पास लाकर फेंक दिया। फिर अपने बेटे से कहने लगी, माफी मांगो बहन है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकत करते हुए? तमाम खवातीन ये तमाशा देखकर गुमसुन हो गई, एक साइड पर खड़ी हो गई थी। इसी वक्त मैं निकाह में आ चुकी थी। शोर की आवाज सुनकर मलिक साहब भी अंदर आ गए। जब मलिक साहब ने अपने बेटे को खवातीन में देखा तो हैरान रह गए। मलिक साहब मेरे और मेरे वालिद की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मलिक साहब की बीवी ने सारी बात उनको बता दी तो उन्होंने मेरे सामने ही अपने बेटे के मुंह पर 2-4 थप्पड़ खींच के मारे थे। इस लड़के ने हाथ जोड़कर मेरे सामने माफी मांगी। मैं उसी वक्त अपनी वालिद के साथ घर वापस आ गई। कुछ दिनों में ये बात मैं भूल चुकी थी। मेरे वालिद को भी इस नौजवान पे बेहद गुस्सा था। मैंने भी वालिद से कह दिया कि आइंदा मैं मलिक साहब के घर किसी भी काम के सिलसिले में नहीं जाऊंगी। मेरे वालिद कहने लगे कि मैं खुद भी अब तुम्हें इनके घर नहीं लेकर जाऊंगा। मैं नहीं जानता था कि इनका बेटा इतना बदतमीज बदलिहाज किस्म का शख्स है। इन्हीं दिनों मेरे लिए वालिद साहब के शागिर्द का रिश्ता भी आ गया। वो हाफिज कुरान थे और आलिम दीन थे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुश नसीबी की क्या बात हो सकती थी। वालिद साहब ने मेरे सामने इस रिश्ते का जिक्र किया तो मैंने शर्माते हुए यही कहा कि अब्बा जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, मैं बेटी की रजामंदी को बहुत अहम समझता हूँ। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। वालिद साहब ने अपने शागिर्द अली से मेरी बात पक्की कर दी। लेकिन इसके चंद दिन बाद ही मलिक साहब और मलिक साहब की बेगम हमारे घर आई। चेहरे से लग रहा था जैसे वो बेहद बेबसी के आलिम में वो हमारे घर आई है। मैंने इनके लिए शरबत बनाया, इनको पेश किया। जब मलिक साहब हमारे घर आए थे तो मैं निकाब करके इनके सामने आ गई थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। वो लोग शरबत पीने लगे। वहीं मेरे वालिद साहब ने मेरे रिश्ते की खुशखबरी भी सुना दी। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी की रंगत ही उड़ गई थी। वो कहने लगे, हम तो अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाए थे। इनकी बातों ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था। इस शख्स की इतनी हिम्मत कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे। इतना बड़ा तमाशा लगाने के बाद भी वो ये समझता है कि मैं इससे शादी कर लूंगी। मेरे वालिद ने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूँ और अगर ये ना भी तय करता तभी मैं आपके घराने और अपने घराने में बहुत फर्क समझता हूँ। आपके बेटे और मेरी बेटी का कोई जोड़ नहीं है। ये बात सुनकर मलिक साहब की बीवी रोने लगी। मेरे वालिद साहब के सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि आपको नहीं पता, मेरा बेटा आपकी बेटी से मोहब्बत करता है और इस वक्त भी वो अस्पताल में है। पिछले चंद दिनों से वही बात कर रहा था कि हम
आपके घर रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि आपके और हमारे घर का कोई मेल जोल नहीं है। हमारे घराने में इतना पर्दा कोई नहीं करता। हमने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। जब हमने इसे इनकार कर दिया तो रात को इसने अपनी नस काट ली। मेरा बेटा मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी की तरफ लौटा है। खुदा के लिए आप हमें इनकार मत करें। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। ये ना हो कि आपका इनकार सुनकर मेरा बेटा मर ही जाए। इससे पहले कि मेरे वालिद साहब जज्बाती बातों में आकर मेरे लिए कोई गलत फैसला कर लेते, मैंने मलिक साहब की बीवी से माजरत कर ली। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं आप हमें मजबूर ना करें। हम आपके सामने हाथ जोड़कर इस रिश्ते से माजरत करते हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत अपने आंसू पूछते हुए खड़ी हो गई। मलिक साहब भी खड़े हो गए। वो लोग हमारे घर से जा चुके थे, लेकिन जो तूफान इसके बाद आया वो तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ही ले गया था। मेरे वालिद ने अली से मेरी शादी बहुत जल्द तय कर दी। वो नहीं चाहते थे कि मलिक साहब दोबारा मेरे लिए कोई सवाल लेकर आए। मैं एक इमाम साहब की बेटी थी। मेरी शादी सादगी से हुई थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास दीन की दौलत तो बहुत है, मगर दुनियावी लिहाज से इनके पास कुछ भी नहीं था। मेरा निकाह ईशा से पहले ही किया जाना था। लड़का भी यतीम था और मदरसे में हाफिज कुरान और आलिम दीन था। छोटा सा एक घर मस्जिद के बराबर में उसे दिया गया था, क्योंकि वो मदरसे के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था। इसलिए चंद अफराद ही मस्जिद के इसके साथ निकाह के लिए आए थे। मोहल्ले की खवातीन मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरे वालिद साहब मेरे लिए जितना कीमती जोड़ा ला सकते थे वो लेकर आए। बाकी जहेज के नाम पर मेरे वालिद ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। जैसे ही बारात आई सब खवातीन मेरे पास से उठकर बाहर चली गईं। एंड उसी वक्त हमारे घर की लाइट चली गई। कमरे में गुप्त अंधेरा सा छा गया। इससे पहले कि मैं इस माहौल को समझने की कोशिश करती, जब मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही मेरी नाक पर एक ऐसी तेज बदबू मेरी टकराई, मैं अपने हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया मैं अंधेरे कमरे में बंद थी। इस वक्त भी मैं गनूदगी की हालत में थी, लेकिन जो गुनाह मेरे साथ हो चुका था मुझे इसका एहसास अच्छी तरह से हुआ था। लेकिन ज्यादातर मेरा दिमाग गुम रहता था कि मैं इस नशे की हालत में कब तक वहां पड़ी रही। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप सब कुछ गवा बैठी थी। जब मैंने अपने वजूद पर नजर दुराई, अपने वजूद को देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। खुद को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता ही ना चला मैं कब से उम्मीद से हो गई। न जाने मैं कितने महीने से बेहोशी की आलम में थी। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये कैसी बेबसी थी। मेरा कसूर क्या था। मुझे घर से उठाया गया। कौन था जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया। मेरे दिमाग का पर्दा बिल्कुल खाली था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। बस इतना याद आने लगा कि मेरा निकाह था और निकाह के ऐन वक्त मेरे घर की लाइट चली गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं नहीं जानती थी कि वो अंधेरा मेरी ही जिंदगी को निकल गया। मैं जितना रोती उतना कम था। मेरा दिल चाहा कि हराम मौत अख्तियार कर लूं, अपने आप को खत्म कर लूं। मैं भी इन्हीं सोचों में गर्क थी कि जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला, सामने आने वाली औरत एक 40 साल औरत थी। मेरे लिए खाना लाई थी। मैंने कहा कि मुझे कब से यहाँ रखा गया है, लेकिन वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने ये भी पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया है, लेकिन वो इस बात पर भी चुप रही। रात को कमरे का दरवाजा खुला तो जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो वही मलिक का बेटा था। मुझसे कहने लगा, बड़ी पारसा बनती फिरती थी। तुम देखो मैंने तुम्हें पर्दादार से वहशा बना दिया। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चरकरा के रह गया। कहने लगा, पिछले 4 महीने से इस कमरे में हर रोज एक नया मर्द लाता हूँ जो तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है। मुझे लगा मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे हैं। फिर वो बोला, तुम्हें तो ये तक मालूम नहीं कि तुम्हारे वजूद में पलने वाला बच्चे का वालिद कौन है। जो शख्स मुझसे कह रहा था, मेरा जी चाह रहा था कि इसका कत्ल कर दूं। फिर कहने लगा, ये इस थप्पड़ का जवाब है मुकद्दस बीबी जो तुमने मेरे मुंह पे मारा था। तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई थी। आज मैंने तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बहुत सी शर्मनाक वीडियो मैंने वायरल कर दी है। लोग तुम्हें जिस्म फरोश औरत के नाम से जानते और पहचानते हैं। मुझे लगा कि मैं जीते जी मर चुकी हूँ। मेरा तो हाथ आज तक किसी ने नहीं देखा था और आज इस शख्स ने तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त मुझे अपने वालिद का ख्याल आया। वो तो ऐसी शर्मनाक हकीकत को जानकर कहीं गैरत से ही मर ना गया हो। इसी सोच ने मुझे तड़पा के रख दिया।
आमे ने कहा, मेरे अब्बा कहाँ हैं? मेरी बात पर वो कहने लगा और हंसने लगा, बड़ा ही गैरतमंद बाप था तुम्हारा। तुम्हारी पहली वीडियो ही वो बर्दाश्त नहीं कर सका और दिल के दौरे से मर गया। ये सुनना था कि मेरे अंदर तो आग सी लग गई। इस वक्त मेरे सामने स्टील का गिलास पड़ा था। मैंने वहीं उठाया, उसे बेसाख्ता वार इसके सर पे दे मारा। मैं गम और गुस्से से पागल हो गई। इसके सर से खून बहने लगा। न जाने उस वक्त मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। मैंने इस वक्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये कहते हुए मुकद्दस की आंखों में शख्स के लिए बेसाख्ता नफरत थी और वो एक मर्द होते हुए एक मर्द की सफाकी सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमारे मुआशरे की ये एक तल्ख हकीकत है कि औरत जब ये मर्द की बदतमीजियों पर आवाज उठाती है तो इसका मुंह ऐसे ही बंद कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।